अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू बड़ी तारीफ वाला बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू बड़ी तारीफ वाला बुजुर्गी वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक दो रोज से एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे खड़ी हुई है। एक जनाब ECL से नाम कौन निकालेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर निकालेगी या नैब निकालेगी। ऑब्वियसली इंटीरियर भी और नैब भी दोनों बड़े कॉन्शियस हैं। उसकी वजूहात हैं। वजूहात ये है कि पिछली दफ़ा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब नैब के मुलजिम थे और वो मुल्क से बाहर गए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद एक इशू खड़ा हो गया था। उस इशू को सॉर्ट आउट किया गया, अदालतों में किया गया लेटर स्टेज पे जाके। बट देन अगेन अब इस वक्त इंटीरियर और नैब बहुत कॉन्शियस हैं। इसका हल क्या है, इसका हल हो, इस प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ECL पे नाम डलता कैसे है, ECL से नाम निकलता कैसे है, और ये जो इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक हिच आई हुई है, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो कि वाकई ही नासाज है और बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी तबीयत, उसमें डिले क्यों हो रहा है, उसमें डिले किस लिए हो रहा है, उसका कोई हल मैं निकालने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा ये कि एक्सपर्ट्स जो हैं उसका कोई हल मेरे सामने लेके आएँ ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम कोई राय भी दे सकें। मेरे साथ मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, और शुएब सडल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं जनाब, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड रह चुके हैं, IG रह चुके हैं पुलिस के। इसके साथ साथ हुकूमत का मौक़िफ़ भी मैं जानना चाहूँगा। और मेरे साथ मौजूद होंगे शिबली फराज साहब, कायदे अवान है सेनेट में, और पीपल्स पार्टी भी, ये जो प्रेसिडेंट सेट होगा यहाँ पे, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट होगा, क्या उसी चीज़ को फॉलो करेगी या नहीं। क्योंकि ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो है उन्होंने बेल खुद वापस ले ली थी, यानी कि बेल नहीं लेनी चाहिए थी उन्होंने, वो नहीं चाहते थे कि उनको बेल मिले। बट एट द वेरी सेम टाइम उनकी एक रिक्वेस्ट है जो कि अभी तक उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन आसिफ जरदारी साहब का जो केस है उसमें उन्होंने जो रिक्वेस्ट की हुई है, विच इज़ नॉट अ बिग रिक्वेस्ट, मतलब कोई इतनी बड़ी फेवर नहीं है, खैर लाइक एनीवेज, वो चाहते ही हैं कि उनके प्राइवेट कंसल्टेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनको रसाई मिल सके आसिफ जरदारी साहब तक, और वो उनको जाके एग्जामिन कर सकें। वो क्यों नहीं मिल रही, कोई रीज़न होंगे, लेकिन वो क्या रीज़न है वो भी मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि रिसेंटली लास्ट वीक में आसफा भुट्टो साहिबा वहाँ पे गई थी, अपने वालिद से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक उनको वो रसाई नहीं मिली। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो सोर्सेज हैं पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि उनको वो उस तरह से फॉलो नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ साहब की जिस तरह प्रेसिडेंट बना है, जैसे वो बाहर जाना चाहते हैं, उसी तरह आसिफ जरदारी साहब नहीं जाना चाहते बाहर। क्यों नहीं जाना चाहते, या फिलहाल नहीं जाना चाहते, या कभी भी नहीं जाना चाहते बाहर, ये भी मैं जानना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। मैं शुरू करना चाहूँगा राजा आमिर अब्बास साहब से। राजा साहब, इज देयर अ सोल्यूशन टू इट, हाउ कैन थिंग्स वर्क आउट फॉर मियां नवाज शरीफ साहब जी? इसमें ऐसे है कि जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के कवानीन हैं उसके तहत किसी भी शख्स को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए हुकूमत वक्त को, पाकिस्तान को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स का नाम एग्जिट कंट्रोल पे डाल दे और बाद में निकाले। अब डालने का तरीक़ेकार ये है कि अगर तो वो कोई हुकूमती अदारे में, FIA में या किसी और में मुलव्वस है, या कोई स्टेट बैंक या किसी बैंक का डिफॉल्टर है, या कोई भी वजह है, तो फिर सरकार अज खुद उसका नाम ECL पे डाल देती है और अज खुद निकालती है। लेकिन जब किसी ऑटोनोमस बॉडी लाइक जो नैब है, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है, तो जो SOP है इंटीरियर मिनिस्ट्री की, वो ऐसे ही है
कि नैब की रिक्वेस्ट पे वो नाम डाल दिया जाता है और फिर उसका नाम एग्जिट कंट्रोल से निकालने के लिए जब तक दोबारा नैब रिक्वेस्ट नहीं करेगी तो उसका नाम हुकूमत वक्त अब खुद उनके लिए निकालना पॉसिबल नहीं है, जब तक कि वो जो मुल्जिम है वो चूंकि नैब का मुल्जिम है तो नैब उससे कहे कि इसका नाम निकाल दे। अब इसमें ऐसे है कि आपके इल्म में होगा कि यही मियां नवाज शरीफ साहब थे कि जब अर्ली 2000 में ये बैरून मुल्क चले गए, उस वक्त भी वो नवाज शरीफ के उसके नैब के मुल्जिम थे और नैब से पूछा भी नहीं गया था और उन्हें भेज दिया गया था, जो कि बाद में जब अदालतों में केस आया तो पूछा गया कि चेयरमैन नैब ने क्यों इजाजत दी कि मियां साहब उस वक्त बैरून मुल्क ट्रैवल कर गए थे। तो वो ही चीजें अब भी दोबारा किसी स्टेज पे उभर के आ सकती हैं कि बताया जाए कि चेयरमैन नैब ने क्यों इजाजत दी। अब इजाजत देने की दो वजूहात हैं, एक तो मेडिकल ग्राउंड्स हैं, उस पर चेयरमैन नैब को बिल्कुल इख्तियार हासिल है और अगर रिपोर्ट्स आती हैं उनके पास तो वो इस पे ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हालिया जब सुप्रीम कोर्ट में एवनफील्ड का केस लगा था तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बैरून मुल्क लंदन जाने की इजाजत दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या हमारे मुल्क में कोई एक भी नजीर ऐसे मिलती है कि किसी शख्स को जिसको सजा हो चुकी हो, कन्विक्ट हो, और हम उसे इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने दें, और अगर जाने दें तो वो कल को जैसे कि मियां नवाज शरीफ के दोनों फर्जंद हैं, उनके समधी हैं, वो वापस नहीं आ रहे और अगर वो वापस नहीं आते तो इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जो अब डिटरमिन होने हैं और बेसिकली आई बिलीव कि अगर वो नैब के मुल्जिम हैं तो चेयरमैन नैब जब तक लिख के नहीं देंगे तो इंटीरियर मिनिस्टर डायरेक्टली आज खुद अपने ताई उनको नैब की जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की फहरिस्त है उससे निकाल नहीं पाएगी। अच्छा राज साहब, एक और इशू है, वो इशू ये है कि देखें इस वक्त ऑब्वियसली दोनों बड़ा केयरफुली एक्ट कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी और नैब भी, एज फार एज मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने की बात है। लेकिन इसमें हमने देखा था पिछली मरतबा जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, उनको जाना पड़ा था मुल्क से बाहर, उस वक्त भी नैब के वो मुल्जिम थे। सो उस वक्त अगर वो मुल्जिम थे तो उस वक्त एक अदालत का फैसला भी आ चुका है कि जनाब ये सवाबदीद जो है ये गवर्नमेंट की है, द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट। सो अभी भी उसी तरह चलेगा, उसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ही फैसला करेगी, या हम देखेंगे कि जनाब ये अदालतों में तो नहीं जाना पड़ जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ लेने के लिए दोबारा? जी देखिए, इसमें तरीकेकार यही है कि अथॉरिटी तो कोई नहीं कि जब दो फ्री कैन किसी डिस्प्यूट पे अड़े होते हैं और कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा और अल्टीमेटली मियां साहब की अगर कंडीशन ऐसी है कि उन्हें अर्जेंटली नैब की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकलना है तो उनके पास वाहिद रास्ता यही रह जाता है कि वो फिर हमारे मुल्क के अदालतों से रुजू करे और अदालत जो भी वर्डिक्ट दे देगी वो फाइनल होगा। तो अल्टीमेटली कोर्ट्स कैन डिसाइड कि जनाब इन्हें ECL से निकाल दिया जाए, और जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा फिर हुकूमत वक्त को ना नैब चेयरमैन की जरूरत है, ना फिर नैब चेयरमैन कल को रिस्पॉन्सिबल होगा और वो कह देंगे कि जनाब ये तो अदालती फैसला था। लेकिन अदालतों ने इससे पहले मुशर्रफ के केस में ये फैसला दे चुकी हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के बारे में कि ये हुकूमत की सवाबदीद है। तो अब ये चीज है कि इस पे या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए या फिर चेयरमैन नैब ये कहें कि ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि अभी तक बैरून मुल्क इलाज के लिए किसी अदालत ने नहीं कहा कि आप बैरून मुल्क जाके इलाज करा सकते हैं। अगर तो किसी अदालती वर्डिक्ट में ये बात होती तो फिर चेयरमैन नैब के लिए भी आसानी होती। दिस पर्टिकुलर केस क्या सिचुएशन बनती है और कैसे इसको हैंडल किया जाता है? मैं अपनी राय नहीं देना चाहता, मैं चाहता ये हूँ कि शुएब सड्डल साहब साबिक सरबराह रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जनाब शुएब सड्डल साहब IG भी रह चुके हैं पुलिस के, तो मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से वही एक्सप्लेन कर सकेंगे। शुएब सड्डल साहब, इज देयर अ सोल्यूशन टू इट? हाउ कैन थिंग्स वर्क आउट फॉर मियां नवाज शरीफ साहब? जी लेकिन ECL में नाम डालना और निकालना जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। बाकी जो है रिकमेंडेशन मुख्तलिफ लोग कर लेते हैं, बट बाज़ का कोर्ट से आ जाती है रिकमेंडेशन या किसी और जगह से आ जाती है, बट एक्चुअली डालना और निकालना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम। कोई इंफॉर्मेशन उनको चाहिए नैब को तो वो
इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, लेकिन फाइनली तो यह है कि इंटीरियर अगर चाहे तो बगैर किसी इंफॉर्मेशन दिए भी निकाल सकते हैं। चूंकि इन्होंने पूछा होगा तो इसलिए उन्होंने आगे से मांग लिया होगा कुछ ना कुछ अपने मतलब क्वेश्चन तो ज़ाहिर है हर एक के ज़हन में कोई ना कोई होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो नायब इसको वीटो टोटली कर सकते हैं। वीटो की जो पावर है वन वे और दी अदर वो इंटीरियर की है, और वो डिसीजन ले लेंगे अगर वो उधर से उनको ना भी आई कोई सपोर्टिंग, अगर उन्होंने लेना हुआ तो, ना लेना हुआ तो उसकी रीजंस वो एग्जामिन कर लेंगे। वो देखें ना, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री किसी अनलॉफुल तरीके में रिफ्यूज करेगी तो फिर कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के पास लोग चले जाते हैं। ठीक, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं और मैं जानना चाहूंगा मौकफ पीटीआई का, हुकूमत का, कि हुकूमत इस सारे मसले में जो डिले हो रहा है उसको किस तरीके से लेती है, और क्या कल तक यानी कि मंडे तक, पीर तक ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी या अभी भी कुछ वक्त दरकार है। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद बात करेंगे शिबली फराज साहब से। शिबली फराज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का ईसीएल से नाम निकालने में इतनी देर क्यों लग रही है? व्हाट्स द इशू? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होती हैं, उसके अलावा तो कोई वजह नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद यही है कि उनको कल तक मिल जाएगा, ये जो ईसीएल से उनका नाम का हटाने की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी तो जा सकते हैं। अच्छा, तो वो हमने जरा देखा पिछले एक आध दिन में कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो थी वो नैब से पूछ रही थी, नैब जो थी वो कह रही थी जनाब हमें मेडिकल सर्टिफिकेट्स चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए, और इस तरह बॉल कभी एक कोर्ट में जाती थी इंटीरियर की कोर्ट में, कभी कोर्ट में जाती थी नाम नैब के। सो व्हाई वाज दिस हैपनिंग? देखिए, असल में देखिए पहली बात टेक द रिस्पांसिबिलिटी और व्हाट? नहीं, ये इशू नहीं है। देखिए, हर चीज गवर्नमेंट ने डिसीजन ली है तो वो इस बेसिस पे लिए जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और उनकी रिक्वेस्ट आई नवाज शरीफ साहब की, तो जाहिर है कि फिर वो हमारा चूंकि डायरेक्ट वो नहीं था, नैब से भी लेटर चाहिए था क्योंकि नैब के वो कस्टडी में है, तो जाहिर है कि जितने भी इदारे जो कि उनसे डील कर रहे थे तो ये जाहिर है कि ये फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती हैं। जिस तरह आपको ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है और आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो ये एक इस किस्म की चीजें थी जिनसे कि वो होना जरूरी था उनकी कंप्लीशन, तो इस वजह से देर हो गई। लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारी हुकूमत का जो मेन स्टैंड है वो यही है कि पहली बात तो ये है कि ये उनको प्योरली उस पे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनको बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो अपेरेंटली वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हुकूमत ये तासुर भी नहीं देना चाहती थी। हमारे सियासी इख्तलाफात शदीद तरीन है उनके साथ, हमारे जो इश्यूज हैं वो उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे के थे, लेकिन हम एट द सेम टाइम ये भी नहीं चाहते थे कि हम ये इम्प्रेशन जाए कि हम इस हद तक हमारी मुखालफत है कि हम उनकी जो सेहत की जो कंडीशन है उसको भी हम मलूज़ खातिर ना रखें। तो इस वजह से हमारी यही एक बुनियाद थी जिस पे कि ये फैसला हुआ। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज थी वो तो आपको पता है पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बिल्कुल इसमें क्लियर थी कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके साथ स्पेशली जो हमारा पॉलिटिकल एक तनाव रहा है जी, तो हम उसमें कोई वो नहीं इंप्रेशन देना चाहते कि कोई जाती दुश्मनी है। तो ये सारा उस बुनियाद पे हुआ। ओके, सो एक चीज जरा और समझा दी आपने, कहा जी कि मंडे तक यानी कि कल तक ये सारी चीजें ईसीएल से नाम निकलना और ये जो ब्यूरोक्रेटिक हिचेस हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल ये उठता है अब कि 8 वीक से कम अरसा रह गया जो उन्हें बेल मिली हुई है, कितने अरसे तक रहेंगे मियां साहब बाहर, और क्या आपके ख्याल में कितना अरसा वो रह सकेंगे बाहर? क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स नाउ, क्योंकि डॉक्टर को कितना अरसे तक ठीक कर सकेंगे। जी बिल्कुल,
बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो उनकी बीमारी जिस नौयत की है तो उसको तो ज्यादा टाइम लग सकता है, और ये उन पे डिपेंड करता है कि उनके डॉक्टर्स जो हैं वो कब तक उनको वापस भेजते हैं। तो ये प्योरली इस पे है और उनकी सेहत पे डिपेंड करता है कि उनके डॉक्टर्स उनको कब समझते हैं कि अब ये वापस जा सकते हैं। तो उसमें टाइम लिमिट है जरा, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू से। ओके, द टाइम स्पैन कितना लगेगा वो जरा बहुत मुश्किल हो जाएगा इस वक्त बताना मुश्किल। अच्छा, मरियम बीबी के कितने चांसेस हैं? आई नो द कोर्ट्स की चीज़ें अपनी जगह, कोर्ट्स के मसाइल अपनी जगह, बट अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन मियाँ साहब चाहते ये हैं कि मरियम बीबी भी उनके साथ जाए। तो अगर इस किस्म का सिनेरियो कल आता है कि मरियम बीबी को भी भेजना पड़ जाता है तो आई एम श्योर आप लोगों तो कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज यू विल फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स। लेकिन इसमें इसी तरह कोई डिले तो नहीं होगा ईसीएल के मसले में मरियम बीबी का? नहीं जी, देखें, पहली बात तो ये कि हम ये समझते हैं कि आइडियल सर्कमस्टांसेस तो होती नहीं है। अब जो कुछ भी जिस सिचुएशन में वो हैं या मरियम बीबी हैं उसमें जाहिर है कि हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं जाती तौर पे मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट अब इसमें क्या पोजीशन देगी, लेकिन मैं जाती तौर पे तो समझता हूँ कि आइडियल सर्कमस्टांसेस में तो अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो उनको क्या रिलीफ देते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे तो इसका हूँ कि उनको नहीं भेजना चाहिए और उनको यहीं पे ही होना चाहिए, और जो भी इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, उनका वो सामना करें। नॉर्मली बहुत से लोग हैं जिनका नाम ईसीएल पे है और उनका बड़ी मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं। ईसीएल से लंबा एक सिलसिला होता है। तो मेरा ख्याल है कि जी अब वक्त तो यही आ गया है कि हम सबको एक ही कानून, एक ही उससे नजर से सबको देखे, और कोई वो नहीं होना चाहिए मोर देन इक्वल। तो उससे जो है तो जरा ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि थोड़ा सा जो है तो वो चीजों को बैलेंस तरीके से लेके चलना चाहिए। ओके, अच्छा, ये अभी एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी। दैन मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट पहले भी कर चुका हूँ, अभी फिर करूँगा कि जनाब प्लेटलेट्स के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। प्लेटलेट्स ऊपर गए नीचे गए, मैं उसको नहीं उसमें जाना चाहूँगा उस बहस में। बट देन अगेन उनकी तबीयत मियां नवाज शरीफ साहब की वाकई ख़राब थी, बट प्रेसिडेंट एक सेट हो जाएगा और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब की भी तबीयत नासाज है और बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज ख़राब है। तो अगर इसी किस्म का प्रेसिडेंट बन जाएगा मियाँ साहब के जाने का, तो आसिफ जरदारी साहब भी वही प्ली ले सकते हैं कोर्ट में। तो जब उनकी भी अगर इस किस्म की सिचुएशन हुई, अगर उनको भी बाहर जाना पड़ा, तो फिर हाउ इज द गवर्नमेंट गोइंग टू टेक इट? जी देखिए, उसमें एज यू राइटली सेड कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस केस में भी आपको वही फॉर्मेलिटीज, वही कंडीशनलिटीज जो कि रिक्वेस्ट, फिर द बोर्ड बैठेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा जिन घरों की हिरासत में वो हैं, वो अगर क्लीन चिट देते हैं तो फिर यू नो लाइक क्या कर सकती हैं। We have to follow the whatever the court orders, or you know then जो बोर्ड बनता है और मेडिकल डॉक्टर्स की अगर ये ओपिनियन है कि उनकी सेहत को, जो कि पाकिस्तान में अगर ठीक नहीं हो सकती, तो फिर तो जाहिर है कि आप यू कैन नॉट हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, वो फिर फॉलो तो करना पड़ेगा। अच्छा, सो इसी तरह अगर मेडिकल बोर्ड जो है वो अगर रिकमेंड करता है कि आसिफ जरदारी साहब की तबीयत ख़राब है और कोर्ट्स भी उसमें अगर कहती है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब को भी बाहर भेजना चाहिए इलाज के लिए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, तो यू विल हैव टू फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग जी। और आप उसी तरह उनको ट्रीट करेंगे जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को ट्रीट किया गया बाहर भेजने के मुताबिक। अगर लेवल ऑफ सिकनेस या बीमारी उसी नेचर की है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो और उसका अगर पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता, तो देन ऑफ कोर्स, अदरवाइज अगर उसका इलाज हो सकता है तो वो जो भी लोकली ट्रीट होंगे और लोकली उनकी ट्रीटमेंट होगी।
उनकी कोई रिपोर्ट्स आती हैं कि उनको इलाज के लिए जाना पड़ेगा, तो आप उस पे भी आपका पॉजिटिव रिस्पांस होगा कि आप उनको भी भेजने के लिए तैयार होंगे, ऐसे ही है ना जी? जी जी बिल्कुल, मतलब ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। एंड ऑब्वियसली मैं इस वक्त अगर कर रहा हूँ तो एक जाती कैपेसिटी में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का जो भी जाहिर है कि वो पूरी हर चीज को देख के उसके मुताबिक फैसला करेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। जैसे कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, तकरीबन लास्ट वीक आसफा भुट्टो साहिबा गई थी आसिफ जरदारी साहब के पास, अपने वालिद के पास, उनकी मुलाकात हुई थी उनसे, और अब कैसे लिया जाएगा इस सारी सिचुएशन को, हाउ विल थिंग्स वर्क आउट। और मैं ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़ी हुई है, जो कि इस्तीफे का डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, या उनका मौक़िफ़ कुछ और है जी? एक छोटी सी ब्रेक और फिर चौधरी मंजूर साहब, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन आसिफ जरदारी साहब की भी तबीयत बहुत ख़राब है, और एक प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब मंडे या ट्यूसडे को किसी वक्त भी चले जाएंगे, उनका यूसीएल चल जाएगा प्रोबेबली टेंटेटिवली। सो उसके बाद क्या आप भी ये प्रेसिडेंट जो बनेगा उसको फॉलो करना चाहेंगे? क्योंकि आपको मेरे ख्याल में उनके पर्सनल डॉक्टर्स जो है आसिफ जरदारी साहब के, वो भी बाहर है मुल्क से। सो वुड यू लाइक टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी? दोनों केसेस का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। वो अलग केस है मियां साहब का, उनको अचानक हुआ, लेकिन जरदारी साहब की तबीयत ना सिर्फ खराब है बल्कि खासा वेट उनका गिरा है, जो कि 110 से कोई 20 kg के करीब वजन गिरा है। लेकिन उसके बावजूद वो अभी मान नहीं रहे बेल के लिए। अच्छा, ये एक हमारे सबके लिए एक अजीब है। आज भी मैं अभी बिलावल साहब से मीटिंग करके निकला हूँ लाहौर में, तो वो भी यही हम बैठकर बात कर रहे थे कि अभी तक ना वो मेरिट पे अभी बेल अप्लाई करने के लिए तैयार है, मेडिकल ग्राउंड पे तो वो बिल्कुल भी नहीं तैयार। अच्छा, वो ये कहते हैं कि या मेरा कसूर बताएं या मुझसे माफी मांगे। अच्छा, मुझे क्यों जेल में रखा है? तो ये सारी चीजें ऐसी बनती हैं। फिर अभी कोई उन पे केस नहीं है, कुछ प्रूव नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे सारी चीजें उनको किस एक FIR 1.5 करोड़ की है, तो ना कोई केस बना पा रही है। सिर्फ अगर जेल में रखना मकसूद है तो वो पड़े, वो ना पहले कभी घबराए हैं जेल से, ना आप घबराएंगे। ओके, सो द डिफरेंस इज क्योंकि कंपैरिजन हम नहीं कर सकते मियां नवाज शरीफ साहब। एक और आंसर मैं आपसे माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, उनको जाती मुआलत तक रसाई नहीं दी। हमें तो नहीं पता उनको क्या है, जो कुछ रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की आ रही है, सरकारी डॉक्टर्स की, वही है ना। तो मियां साहब का तो जाती मुआलत जो था वो पहले दिन से उनके साथ है। तो हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत एक छोटी सी फेवर भी नहीं, ये बहुत छोटा सा उनका राइट है, वो भी देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो हमें तो ये भी नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी हालत क्या है, इस वक्त कंडीशन क्या है, क्या नहीं है, लेकिन वो बस रखा हुआ है। एक के बाद दूसरा केस बन रहा है, और ऊपर से प्रेस में कुछ हमारे मेहरबान हैं जो रोज डील की खबरें उड़ा देते हैं। डील ये है कि उन्हें उन तक उनके जाती मालिक की रसाई नहीं, उनकी बहन को गिरफ्तार किया हुआ है, उनके दूसरे बहनोई को भी दे दिया गया है। मतलब एक नोटिस उनके दूसरे बहनोई को भी मिल गया। अच्छा, when was the choice of, when was the last time कि उनके, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनके फर्स्ट ब्लड रिलेशन जो है लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी से उनकी? जी, मेरे ख्याल में उनके लास्ट वीक के अंदर कोई मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमें नहीं पता। और मैं एक और बात राज साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ जी, ये उनको जेल से ज्यादा बुरी कंडीशन में मतलब रखा हुआ है इन्होंने। ये एक बिल्कुल कैद तन्हाई जो होती है ये उसमें रखा हुआ है। तो जेल में तो और लोगों से भी फिर वो अपनी बंद थे, निकलते थे, लोगों से मुलाकात हो जाती थी। तो यहाँ पे तो कोई बिल्कुल हमें पता ही नहीं किस हालत में रखा हुआ है।
नहीं, ये लेकिन तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट है। ठीक है, यू मीन टू से कि इट्स लाइक ओके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप कह रहे हैं, आइसोलेशन है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे थे लास्ट वीक मुलाकात हुई थी, लास्ट वीक किसकी मुलाकात हुई थी? लास्ट वीक मेरे ख्याल में आसफा बीबी की हुई है, ओके या बिलावल साहब भी जाने से पहले, बहावलपुर जाने से पहले वो मिले हैं उनको। ओके, सो बुला की रिसाई भी उस तरह से नहीं है, वो भी हफ्ते में एक दिन देते हैं, वो तो मियाँ साहब और के वो साथ भी भी ऐसी। अकेले नहीं छोड़ते उनको, अच्छा, वो अकेले अपने नहीं। केस ही डिस्कस कर लें। अच्छा, मतलब उनको अकेले नहीं छोड़ते। और लास्ट वीक उनकी आसफा बीबी की मुलाकात हुई थी उनसे, और बिलावल साहब की भी आप कह रहे हुई थी? मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगता है जाने से पहले जब वो उधर गए हैं उससे पहले उनकी कोई मुलाकात हुई है, Okay. जब वो विजिट पे गए थे। ओके, नाउ योर कंसर्न इज कि उनको जो उनका डॉक्टर है, उनके पर्सनल डॉक्टर उनके यहाँ पे आसिफ जरदारी साहब के, या मुल्क से बाहर हैं? जी, ये लोग जो मुल्क से बाहर है उनकी तो अभी हम मांग ही नहीं रहे। जो मुल्क के अंदर 2-3 उनके कंसल्टेंट है, हॉस्पिटल कंसल्टेंट, ओके, उनकी जो शुगर है और ब्लड प्रेशर है उसकी फ्लक्चुएशन है जो बहुत खतरनाक है, कभी 50 से नीचे गिर जाती है और कभी बहुत हाई हो जाती है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर है उनका। जो बैकेक है वो उनका बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वहां पे वो जो उनका खास वो बेड था वो उनको नहीं प्रोवाइड किया गया। 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को मेडिकल बोर्ड कहता है कि इनको उधर शिफ्ट करें, तो 2 से उनको शिफ्ट नहीं किया गया, ओके, बल्कि 22 अक्टूबर को अदालत ने कहा कि यहाँ से। तो हम क्या मांग रहे हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर है, जिनके पास उनकी हिस्ट्री है, जिन्हें पता है कि उनका क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे, उन तक रसाई नहीं दी जा रही। अच्छा, तो ये बड़ी जरूरत की बात है। पहला तो मरला ये है, हमें कोई रिलीफ नहीं हुकूमत से चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पहले मरले पे कम से कम ये तो करे ना। तो पहले मरले पे आपको ये रिलीफ चाहिए कि उनके जो प्राइवेट, उनके अपने जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी रसाई हो उन तक। राव साहब, ये रिलीफ भी नहीं है, ये तो सीधा सा एक जो बाकी केसेस में हुआ है वो एक राइट है जो हम मांग रहे हैं। ओके, ठीक है। और लेकिन आसिफ जरदारी साहब बेल भी नहीं मांग रहे, आसिफ जरदारी साहब फिलहाल बाहर भी नहीं जाना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा, एक दूसरी तरफ चलना चाहूंगा मैं। मौलाना साहब के साथ आप खड़े हुए, जहां तक उनकी टेरिटरी डिफाइन हुई है, या उससे बाहर अगर मौलाना साहब कोई करना चाहे कुछ एहतजाज, तो आप उनके साथ होंगे या नहीं? जी नहीं, देखिए, हमारा पहले दिन से एक मौका था, हमारा तो प्लान ही बिल्कुल डिफरेंट था ना। मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, मैं मेरी पूरी तैयारी है, आप सिर्फ मुझे सपोर्ट दे दें। पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि हम इन्हें एक तो टाइम दें थोड़ा सा, ये मार्च तक लेकर जाए इनको, ताकि जो वादे इन्होंने किए हुए हैं वो पूरे करें लोगों के साथ। दूसरा ये है कि मार्च तक सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करें और उसके बाद हम निकलें, सारे निकलें। तो ये मुश्किल हो जाता, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरा प्लान है। तो प्लान अब उनका है, उन्होंने ही फैसला करना है क्या करते हैं। हमने पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया था कि हम मार्च की सपोर्ट करेंगे, धरना की नहीं करेंगे। ओके, तो उसमें हम आज भी मार्च की हद तक खड़े हैं। हम अभी भी मौलाना साहब के मुतालबात जो है वो जायज़ हैं, सियासी मुतालबात हैं, उनको उन तक रहना चाहिए। मैं जरा थोड़ा इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आप ही की बात को मैं नरेट करूँगा दोबारा, और जो मैं समझ पाया हूँ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब को आपने सजेस्ट किया था कि मार्च के महीने में, ठीक है, एहतजाज किया जाए, या जो भी मॉडस ऑपरेंडी इख्तियार करना है एहतजाज का, मार्च के महीने। तो ऐसे हम कह रहे हैं ना, मतलब टेंटेटिव बात है ना जी। हाँ, टेंटेटिवली। सो आप उसके महीने तक इंतजार करें, लेकिन मौलाना साहब ने जल्दी की, ठीक है जी, लेकिन आप अभी भी ये इस चीज पे कायम है कि हुकूमत को मार्च तक का टाइम देना चाहिए? नहीं, देखिए, अब तो मौलाना साहब आ गए हैं, अब हम मार्च तक टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसकी रीजन है जी, हम ये चाहते थे कि मार्च तक सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करें। ओके, अगर वो तैयारी पहले हो जाती, जी, देखिए ना, सारी पार्टियां अगर जल से कर रही होती अपने अपने, जैसे हम तो लगे हुए,
ठीक। हमारा तो स्केड्यूल आपके सामने है। ठीक है। अभी साउथ पंजाब वो कराए हैं, आगे KPK जाएंगे और KPK से कश्मीर चले जाएंगे। ठीक है। ये फर्स्ट फेज मुकम्मल हो जाएगी। ओके। उसके बाद वो सेंट्रल पंजाब आएंगे चेयरमैन साहब, और फिर 27 दिसंबर का जो जलसा इस वक्त अभी तक का जो फैसला है उसमें तब्दीली भी आ सकती है। वो ये है, पहली बार मोहतरमा की शहादत के बाद इस बार उनका यौम शहादत जाए शहादत पे मनाने का फैसला किया है। ओके, पिंडी में। पिंडी में। ओके। तो उससे पहले हम फैसला साहिवाल डिवीजन में लाहौर के अंदर कुछ फंक्शंस रखेंगे और ये जारी रहेगा। ओके। सो पहली मर्तबा होंगे, कुछ जलसे होंगे, कुछ रैलीज होंगी। सो चोई साहब, पहली मर्तबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जहाँ पे शहादत हुई थी, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था, पहली मर्तबा ये वहाँ पे आप लोग 27 दिसंबर मनाएंगे? जी बिल्कुल, ये मनाया तो हर साल जाता है वहाँ पे। जी मुझे पता है, लेकिन पिंडी में पहली दफा बिलावल साहब आएंगे, बिलावल साहब खुद आएंगे पिंडी में। और ये भी एक मैं आपके लिए खबर होगी जी कि वो अभी तक अपनी वालदा की जाए शहादत से नहीं गए। अच्छा अच्छा। वो भी पहली बार जाएंगे। ओके, अच्छा अच्छा। सो पहली मर्तबा जाएंगे 27 को बिलावल साहब। इस एतबार से पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा सेंटिमेंटल इशू है और खुद बिलावल साहब के लिए भी बड़ा सेंटिमेंटल इशू। डेफिनेटली 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 डेफिनेटली। सो मौलाना साहब के जो इस्तीफे की जो डिमांड है, जो वो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब इस्तीफा दें तो फिर नेगोशिएशंस आगे चलेंगी, उसको आप सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, इसलिए करते हैं कि इन्होंने खुद पहले 90 दिन मांगे थे कि 90 दिन में ठीक कर दूंगा, फिर 100 दिन मांगा था। ये इन्होंने मांगे हैं, हमने नहीं कहा। मतलब अगर एक बंदा कहे कि मुझे 90 दिन दे दे, 100 दिन दे दे, फिर कहे कि मुझे 6 महीने दे दे और 6 महीने के अंदर अंदर अगर कुछ न कर सका तो फिर आपको हक है कि करे। फिर इन्होंने कहा था मुझे इतने से लोग भी अगर कहें इस्तीफा दे दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सो 6 महीने के बाद 1 साल के अंदर अगर आप गौर करें तो इस मुल्क का मजदूर सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, ताजिर सड़कों पे है, तालिब इल्म सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, ताजिर नाबीना भी सड़कों पे है, क्लर्क सड़कों पे है, टीचर सड़कों पे है। तो कौन सा तुक्का फिक्र है इस मुल्क का जो इनसे मसले है? कोई भी नहीं। तो इसलिए जरूरी है, मुशत बैठ गई, ज़राअत बैठ गई है, बिजनेस बैठ गया है, मीडिया का जो हालात है वो आपके सामने है। तो एक वादा नहीं पूरा कर सके सवाए इसके कि अपने मुखालफिन को जेलों में डाला है और बाकी अपने गिर्द जो करप्ट टोला है सारा उसको इकट्ठा कर लिया है, जिनका हर एक, जिनमें से आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है वो नैबज़दा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो साहब एक चीज जरा क्लैरिफाई करें, जो आपका मौकफ था, जो इस आज़ादी मार्च से पहले आपका मौकफ था, यानी कि पीपल्स पार्टी का मौकफ था, वो ये था कि टेंटेटिवली मार्च के महीने तक इनको, यानी कि हुकूमत को जरा थोड़ा सा एज दिया जाए ताकि वो जो भी कमिटमेंट्स हैं पूरी कर सकें। लेकिन आफ्टर दिस आज़ादी मार्च आपने वो स्टैंस चेंज कर लिया है और नाउ यू स्टैंड बाय मौलाना फजलुर रहमान साहब कि जी इस्तीफा ही चाहिए आपको। नहीं, इस्तीफे पे और उनके जितने सियासी मुतालबात हैं उनको हम इत्तेफाक करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन हमारा ये था कि हम सारे तैयारी करें, सारी जमातें। जी मैं समझ गया, अगर बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं मेरी गुजारिश सुन लेना, वो अगर दिसंबर तक मुकम्मल हो जाए, जनवरी तक हो जाए, फरवरी तक हो जाए, मार्च तक, मैं आपके सामने एक प्रपोजिशन रखता हूँ। अगर पीपल्स पार्टी अपने जलसे कर रही होती, नून कर रही होती, मौलाना साहब कर रहे होते, AMP कर रही होती, जो आतिक जई साहब कर रहे होते, उनकी पार्टी कर रही होती, तो हम हर हफ्ते हर पार्टी रोज एक जलसा कर रही होती, तो लोगों को मुतहर्रिर करके फिर हम जब भी चाहते हम इनको डेडलाइन दे देते। ओके। और उसके बाद ये नहीं संभाल सकते थे, अगर सारे निकल आते तो कैसे संभाल पाते? Okay, so now you stand by Maulana Saab's demands to whatever he is coming. उनकी जो सियासी मुतालबात है उनमें तो मुकम्मल तौर पर नकार। ओके, ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। मेरे ख्याल में बहुत
क्लियरली सारी चीज़ें सामने आ गई। पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली बयान कर दिया। सोल्यूशन क्या है ईसीएल में डालने का, ईसीएल से नाम निकालने का, और कैसे इसको अभी इस मसले को हल किया। नवाज शरीफ साहब के ईसीएल से नाम निकालने की बात है, वो आपके सामने सोल्यूशन रख दिया गया जनाब। उसके अलावा पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के साथ कैसे खड़ी है, किस तरीके से खड़ी है और कहां तक खड़ी है, वो भी आपके सामने उन्होंने बड़ा क्लियरली चौधरी मंजूर साहब ने बताया जनाब कि वो चाहते ये थे, पीपल्स पार्टी चाहती ये थी कि मार्च तक हुकूमत को वक्त दिया जाए। हुकूमत को मार्च तक का वक्त मिल जाता अगर, तो फिर उसके बाद सब पार्टीज जो हैं वो मिल के बाहर निकलती, या अगर इंडिविजुअली भी निकलना चाहती तो मार्च के महीने में टेंटेटिवली या उसके बाद निकलती, तो एक प्रेशर माउंट हो जाता और उस वक्त तक हुकूमत को एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाता। बट देन अगेन चौधरी मंजूर साहब कहते हैं जनाब कि अब वो खड़े हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और जो इस्तीफे की डिमांड मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं वो यानी कि पीपल्स पार्टी भी उस डिमांड में शामिल है और उनके पीछे खड़ी हुई है। ये तो होगी जनाब सारी सियासी बातें, ईसीएल की बातें। कोई अच्छी बात होती है तो उसको भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है जनाब। और डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा मस्ट से हैट्स ऑफ टू हर, बड़ी अच्छी उन्होंने एक अपना टेन्योर गुजारा जनाब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, और वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से काम किया वहाँ पे उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे कोई भी डिप्लोमेट हो, मैं सिर्फ डॉक्टर मलिया लोधी की बात नहीं कर रहा, कोई भी डिप्लोमेट हो जहाँ पे कोई अच्छा काम करे, या डिप्लोमेट के अलावा भी अगर कोई अच्छा काम करे तो मैं ज़रूर उसको यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ और हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। सो जो भी अच्छा काम होता है सारा उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, इंस्टेड कि हम हर चीज़ जो है क्रिटिसाइज़ करें या उसको क्रिटिसिज्म फॉर द हैक ऑफ क्रिटिसिज्म करें, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर मलिया लोधी को मैं ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा। एक छोटा सा क्लिप देख लीजिएगा और फिर राना मुबशिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।